दोस्तों, ये वीडियो आपका संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 टीपी एक्ट यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से संबंधित है, जिसमें एमसीक्यू है जो जुडिशरी और ABE का जो एग्ज़ाम होने वाली है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, तो उसमें भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल मैं पूरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन लाया हूँ। 100 क्वेश्चन का सीरीज़ है। एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले। बोर्ड पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी है ऑप्शंस के साथ, उसके साथ साथ आंसर भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और टॉपिक वाइज मैंने कोशिश किया कि टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिले, जिससे क्या होगा कि आपको ये फ़ायदा मिलेगी कि हर एक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुविधा के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी यह क्वेश्चन है सुविधा, यानी सुविधा को यदि आप डिफिनेशन जानते हैं या सुविधा के सिद्धांत जानते हैं तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कि सुविधा किसे बोलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वही आंसर है। यह किसी संपत्ति को सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का अधिकार है। यानी सुविधा हम तब बोलेंगे यानी आपके बगल में ज़मीन है, कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उस पर आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उसे रेंट पर ले लिए, आपने उसे लीज पर ले लिए, और आपको आदेश मिल गया या आपको पावर मिल गया कि आप उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी को सुविधा बोलते हैं। यह किसी संपत्ति के सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है। यही सही आंसर है। अदर ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क, राइट। और भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को आइए देखते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नलिखित में से किससे संपत्ति हस्तांतरण माना जाता है। यानी आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो आइए एक्ट में जो बात बताया गया, यदि बिक्री करते हैं तो बिक्री में क्या होता है, तो ऑनरशिप चेंज हो जाता है, यानी मालिकाना हक जो है एक बेचने वाला क्या करता है, जो क्रेता होता है उसे दे देता है। बंधक में क्या होता है, यानी मॉर्गेज, तो उसमें क्या करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो उसका दूसरा संपत्ति को क्या करते हैं, आप उपयोग में लाते हैं, तो उस संपत्ति का उपयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, यानी आपको जब तक बंधक खत्म ना हो तब तक आपको उस संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, राइट। तो उसे भी हम संपत्ति हस्तांतरण ही बोलेंगे, बिक्री को भी बोलेंगे। अब है पट्टा, लीज है। लीज आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, लंबे पीरियड के लिए लेते हैं। आप क्या करते हैं, उसके लिए कुछ वैल्यू देते हैं, कोई ज़मीन के लिए, कोई बिल्डिंग के लिए, या तो कोई घर के लिए। यदि आप पट्टे पे लेते हैं उसे, तो आप क्या करते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं, कुछ धन देते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उपयोग करते हैं। तो उसमें भी आपको क्या होता है, तो अधिकार मिल जाती है उपयोग करने का, बल्कि आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है, लेकिन अधिकार उपयोग करने का है। तो संपत्ति हस्तांतरण जो है वो तीनों के तीनों है, बिक्री भी है, बंधक भी है और पट्टा भी है। सभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग संपत्ति हस्तांतरण कहलाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति हस्तांतरण का वैध तरीका है, वैलिड जो वे है वो कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब कभी क्वेश्चन इस तरह का रहे, नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत अच्छे से देखिए कि तरीका कौन सा है जो वैध नहीं है, वो कौन सा है जिसे वैध नहीं बोलेंगे। वसीयत है तो ये भी आपका वैध है। उपहार में किसी को दे देते हैं तो भी वह है, और ट्रस्ट में देते हैं तभी संपत्ति हस्तांतरण का वैध तरीका ये नहीं है। ये बोलते हैं कौन नहीं है, तो ये भी है, वसीयत भी है तरीका। उपहार में किसी को दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं तो भी, ट्रस्ट को में दे देते हैं, किसी को आप डोनेट कर देते हैं तभी होता है। और ये है आपका अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव में यदि आप किसी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं तो बिल्कुल यह तरीका जो है वैध नहीं है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर इज करेक्ट आंसर, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। आंशिक निष्पादन के सिद्धांत का नियम संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन आप पढ़ेंगे। सेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेक्शन है 53A।
ठीक, तो 53A आपका हो गया ख नंबर आंसर, राइट। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिक्री में विक्रेता को संपत्ति क्रेता को हस्तांतरण करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, विक्रेता जो है, जो संपत्ति बेच रहा है, वह संपत्ति बेचने वाला क्या करेगा, अपनी संपत्ति को क्या करता है, क्रेता से मूल्य लेकर के वो संपत्ति को हस्तांतरण कर देता है। क्रेता क्या करते हैं, संपत्ति के मूल्य के बराबर उन्हें मूल्य देती है, और जो मूल्य आपस में तय होता है, और वह धन लेने के बाद वो विक्रेता क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर कर देता है, और वो मालिकाना हक भी उसी के साथ साथ ट्रांसफर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद तुरंत। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। उचित समय के भीतर, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर समय बना दिया जाए, और लेकिन यदि पर्टिकुलर समय अपने मन से ना बल्कि सहमति से क्रेता और विक्रेता दोनों बनाता है, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पर आगे वाला ऑप्शन में और कुछ नहीं ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले ऐसा हो ही नहीं सकता है, केवल तभी जब क्रेता इसके लिए सहमत हो। क्रेता सिर्फ सहमत हो तब भी नहीं होगा, यानी घ नंबर भी आपका सही नहीं आ रहा है। उचित समय के भीतर विक्रेता और क्रेता की सहमति से, यदि ऑप्शन ऐसा जोड़ा जाए तो सेलर और परचेजर दोनों क्या करेगा, आपसी सहमति होगा, कंसेंट होगा, कंसेंट इज मस्ट, ठीक है, सहमति से होगा। लेकिन वन साइड यदि कंसेंट देता है तब नहीं होगा। सो फ्रॉम दिस ऑल वन इज करेक्ट एंड दैट इज ख नंबर, उचित समय के भीतर, राइट। नेक्स्ट इज 6 नंबर है, लीज के मामले में संपत्ति के उपयोग का अधिकार हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को कौन कहा जाता है। कौन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है वो होगा कौन नहीं क्या कहलाता है, या कौन कहता है वो भी चल सकता है, यानी कौन होता है। तो ये है कि जो लीज की प्रोसेस में जब कोई संपत्ति का उपयोग का अधिकार हस्तांतरण हो जाता है, तो हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। एक होता है पट्टाधारक और एक होता है पट्टादाता। तो धारक उसे बोलते हैं जो लीज पर लेता है उपयोग करने के लिए, और पट्टादाता उसे बोलते हैं जो पट्टा पर देता है, यानी जो पहले मालिक रहता है और वो मालिक क्या करता है, वैल्यू लेकर के, पट्टे की रकम लेकर के किसी को उपयोग में देता है। तो जो देने वाला है वो पट्टादाता होता है, और जो एक्सेप्ट करने वाला रहता है, जो इसके उपयोग में लाने वाला है, वो पट्टाधारक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर इज पट्टादाता, यानी पट्टा देने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत वसीयत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त वैध है। वैलिड शर्त की बात है। वसीयतनामा जब भी तैयार होगा तो वसीयतकर्ता स्वस्थ मानसिक का होना चाहिए, यानी उनका ऐसा नहीं कि मेंटल किसी तरह से प्रॉब्लम हो, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। पहला ही ऑप्शन यानी करेक्ट है। वसीयत पर वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर, जी हाँ, यदि वसीयत तैयार होगा और वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर ही नहीं होगा, उनका सिग्नेचर नहीं रहेगा, तो बिल्कुल वसीयतनामा जो है वो वैलिड नहीं होगा, राइट। वसीयत को कम से कम 2 गवाहों के द्वारा सत्यापित किया जाना। आप किसी तरह का डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, तो बिल्कुल इसमें जो है गवाह की ज़रूरत होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 पार्टी जो है आपस में एक पार्टी को दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है और उससे ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इसीलिए गवाह जो है ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि स्वस्थ मानसिक का होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और हस्ताक्षर भी चाहिए और 2 गवाह भी चाहिए, तो तीनों के तीनों सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ये डी नंबर गलत हो गया, उपरोक्त सभी आंसर होगा, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी अन्य को संपत्ति हस्तांतरित करता है उसे क्या कहा जाता है। यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य को संपत्ति हस्तांतरित करता है, हस्तांतरण करने वाले, ठीक है, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। तो करने वाले को क्या बोलेंगे, तो करने वाले को बोलेंगे हस्तांतरण करता। हस्तांतरक लिखा हुआ है, हस्तांतरित लिखा हुआ है, ट्रस्टी या लाभार्थी है, इसमें हस्तांतरण करता होगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू अविभाजित फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में है। अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसे बोलते हैं, के बारे में सत्य है। तो HUF के बारे में क्या है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है कि
इसे आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि मान लीजिए आप हिंदू फैमिली के हैं, आप अपना इनकम टैक्स देते हैं, राइट, और आप क्या करते हैं, अपना कुछ और भी बिजनेस है जिसमें कि आपकी मैरिड है तो वाइफ और आपके बच्चे के नेम बेस पर क्या होता है, आधार कार्ड लगाकर HUF पैन कार्ड बनाइए, फिर उससे आप बैंक अकाउंट खोलिए और फिर उससे एक और इनकम दीजिए, तो आपको वहाँ पर इनकम में फ़ायदा मिल जाएगा। यानी जो यहाँ पर स्लैब रेट है उसमें यदि आप टैक्स से बच जाते हैं तो वहाँ भी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, राइट। बोलेंगे उस पर पेई कौन होगा, तो उसमें एक कर्ता बनता है। HUF में एक क्या होता है, तो कर्ता बनता है कि जो HUF पैन कार्ड बनाते हैं और फिर अकाउंट ओपन होता है, फिर बिजनेस को दिखाते हैं, तो उस इनकम में क्या होता है, स्पॉस में से कोई एक कर्ता बनेगा, राइट। तो वह कर्ता क्या होता है, इनकम टैक्स फाइल करता है। तो इसे आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और ये बिल्कुल सही है। इसमें आप अलग से इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, ITR फाइल करते हैं, राइट। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दूसरे की भूमि का उपयोग करने के अधिकार को इस रूप से जाना जाता है। अब आइए, भारतीय सुखाधिकार में क्या होता है कि जब कोई विशेष उद्देश्य के लिए किसी दूसरे की भूमि का उपयोग करने का अधिकार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइसेंस। जी नहीं, लाइसेंस नहीं होगा, पट्टा भी नहीं होगा, क्योंकि पट्टा में आपको वैल्यू देना पड़ेगा, लीज पर लेना पड़ेगा और जितने समय के लिए उतना ही। स्वामित्व तो नहीं होगा, मालिकाना भी नहीं होगा। तो ग नंबर जो है यह सही है कि सुखाधिकार उसे बोलते हैं। यानी आपको सुख करने का अधिकार मिलता है कि आप उसके ज़मीन का उपयोग कीजिए और लेकिन आप उसका मालिक नहीं बन रहे हैं, राइट, याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति के वैध हस्तांतरण का आवश्यकत्व नहीं है। यह बात हो रही कि वैध हस्तांतरण का आवश्यकत्व नहीं है, वैलिड ट्रांसफर का नहीं है। यह लिखित रूप से किया जाना चाहिए। हस्तांतरण ऐसी संपत्ति का होना चाहिए जो हस्तांतरित की जा सके, हस्तांतरित की सहमति से किया जाना चाहिए। यह जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी वैध हस्तांतरण का आवश्यक तत्व ये ग नंबर नहीं है, हस्तांतरित मूल्यवान प्रतिफल का होना चाहिए, ये सही है। वैलिड कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। यानी आप कोई भी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप दोनों पार्टी को ये होना है कि आप कितने रुपए लेते हैं तो आप अपना ज़मीन दे रहे हैं, कितने रुपए आप ले रहे हैं तो आप अपना बिल्डिंग दे रहे हैं, या तो विक्रेता जो है क्रेता से कौन सा चीज़ ले रहा है तो उसके बदले में दे रहे थे। कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, प्रतिफल, ठीक है, वैल्यू, मूल्य लिखित में होना ज़रूरी है ताकि कल के ओरल नहीं करेंगे। और आपका हस्तांतरण ऐसी संपत्ति कौन है जो ट्रांसफरेबल है, जो ट्रांसफरेबल है ही नहीं वो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं ऊपर का ये ऑक्सीजन जितना है हवा आपको फ्री में देता हूँ, आप NH पे कर लो, NH मेरा ही है, NH पर आप घर बना लो। तो जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो जो आवश्यक तत्व नहीं है वो यह है कि हस्तांतरित की सहमति से किया जाना ये ज़रूरी नहीं है, यानी कंसेंट ज़रूरी है दोनों पक्षों का, ठीक है, कंसिडरेशन ज़रूरी है। सो फ्रॉम दिस ऑल ग नंबर इज करेक्ट। आइए 11 नंबर, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए पट्टा दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अधिकतम कितना दिन। एक्चुअली यदि पट्टा लेते हैं तो पट्टा डिपेंड करता है कि आप पर कि आप कितने दिन के लिए पट्टे देते हैं, आप कितने दिन के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि आपको कितने दिन के लिए वैल्यू हो सकता है, तो 99 ईयर्स भी हो सकता है, राइट। तो इसमें है आपका 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स और कोई अधिकतम सीमा नहीं। तो करेक्ट आंसर ये होगा कोई अधिकतम सीमा, मैक्सिमम टाइम इसका नहीं है। पट्टा देने का कितने टाइम के लिए देंगे आप पर डिपेंड करता है कि जो आप साइन करते हैं तो उनको कितने दिन के लिए दे रहे हैं। 13 इज एक रिवर्सनर क्या होता है। तो रिवर्सनर एक व्यक्ति होता है एक्चुअली, तो जान ले जो ऑप्शन दिया गया है, वह व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष संपदा की समाप्ति के बाद संपत्ति वापस आ जाती है, इसे हम बोलते हैं रिवर्सनर। यानी जो रिवर्स फिर अगेन वो उसका संपत्ति जो है रिटर्न बैक हो जाते है, उसको मालिकाना हक मिल जाता है। तो वह संपत्ति जो वसीयत के तहत संपत्ति प्राप्त करना है, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। वह व्यक्ति जिसे किसी विशेष संपदा की समाप्ति के बाद संपत्ति वापस मिल जाती है, यह जनरली तब होता है जब कहीं पे मान लो कि कोई आपको मालूम है कि आप ज़मीन का मालिक हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर यदि कोई संपदा मिल जाती है तो उसका मालिक आप नहीं है। मान लीजिए आपके खेत के ज़मीन में बहुत नीचे में कुछ ऐसे पदार्थ मिल गया जो बहुत बहुमूल्य है, सपोज पेट्रोल मिल गया, केरोसिन तेल मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, या खादान मिल गया, या तो आपके ज़मीन के नीचे कोयला मिल गया।
तो ऐसा नहीं कि वो कोयला का मालिक आप हैं, आपको सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन के नीचे का नहीं है, ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसके भी मालिक आप नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया रिवर्सनर में, तो ऐसा कभी सिचुएशन आती है कि किसी भी ज़मीन के नीचे कोई खदान मिल जाता है तो सरकार क्या करती है, आपको ज़मीन को लेगी और वो खदान का मालिक सरकार हो जाती है। जब तक वो खदान निकाला जाता है उसके बाद वो ज़मीन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह इतने शॉर्ट में है कि सिर्फ पूछा जा रहा है कि रिवर्सनर क्या होता है। तो रिवर्सनर वो व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशेष संपदा की समाप्ति के बाद वो संपत्ति क्या होती है, उनको मिल जाती है, यानी संपदा खत्म हो गई, इनका उपयोग कर लिया सरकार ने, ले लिया अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो मालिक आप बन गए। लेकिन आपको याद है कि किसी भी लैंड के नीचे ज़मीन के अंदर यदि कोई खदान है तो उसका मालिक आप नहीं है। यदि ज़मीन के ऊपर में कुछ ऐसा चीज़ है तो वह भी आपका नहीं है। ज़मीन पर आप जो उपजाऊ कर रहे हैं, ज़मीन को सिंचाई कर रहे हैं, यह आपका है, ज़मीन आपका है, राइट। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, सशर्त यानी यहाँ पर शर्त रखा गया, उसके बाद वो मॉर्गेज किया जाएगा, बंधक रखा जाएगा। तो अधिकतम अवधि क्या होगा, यहाँ मेन हो गई बंधक वाली बात कि बंधक में यदि कंडीशन है तो कंडीशन कितने अधिकतम समय रहे, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। वो डिपेंड करता है दोनों पार्टी पर कि वो बंधक जो दे रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, तो बंधक कितने दिन के लिए कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसकी कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है। अचल संपत्ति की बिक्री, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो ट्रांसफरेबल एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, मूवेबल है, और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उस संपत्ति के मामले में बिक्री विलेख जो सेल डीड बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताया गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो सेल डीड बनेगा उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बिक्री विलेख पंजीकृत करना कौन सा कथन सत्य है। बिक्री विलेख पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना है। एक्चुअली अनिवार्य है, तो ये तो आपका सिर्फ सत्य वाला पूछ रहे हैं। यदि इसमें नहीं रहता तो ये सत्य हो जाता, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, कहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ख नंबर है यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है तो पंजीकृत किया जाना चाहिए। 100 रुपये से अधिक क्यों, 100 रुपये से अधिक है तभी करना चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूरी यहाँ पर जो लिखा गया है ये जो है अचल संपत्ति और कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन सी संपत्ति है, ठीक है। ये भी सत्य नहीं है 100 रुपये से अधिक संपत्ति की पंजीकृत, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो संपत्ति की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि वो चल संपत्ति है कि अचल संपत्ति है, राइट। आइए बात करते हैं अब ये वाले सेंटेंस में, यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है, इसमें अचल संपत्ति शामिल है, ये लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन को, यदि ये ऑप्शन नहीं रहता गौर नंबर, तो हम क्वेश्चन को देखकर, असल संपत्ति को देख करके हम इसको ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर गौर नंबर में ऑलरेडी दिया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया कि ख और ग में कौन है। तो ख और ग में जो है ना ऑप्शन में जो है अचल संपत्ति शामिल है, इससे पंजीकृत किया जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इसीलिए जो है गौर नंबर इज करेक्ट, क्योंकि घ में जो है मूल्य की परवाह किए बिना हमेशा पंजीकृत किया जाना चाहिए। तो यह भी सत्य नहीं है, मूल्य की परवाह भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन मस्ट है, राइट। तो गौर नंबर अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट में जो सेंटेंस डाला है इसके अकॉर्डिंग आपका गौर नंबर इज करेक्ट, राइट। 60 क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नलिखित में से किस लेन देन के लिए पंजीकृत आवश्यक है। यह पूछा गया ट्रांजैक्शन के बारे में कि किसकी जो आप लेन देन करते एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, मालिकाना हक को जो बदल जाता है उसमें किस तरह का पंजीकरण कराना आवश्यक है। अचल संपत्ति, स्वामित्व विलेख जमा करने पर बंधक, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टा, चल संपत्ति का उपहार। यदि गिफ्ट में देते हैं तो भी 1 वर्ष से अधिक वाला पट्टा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसीलिए लोग करवा लेते हैं सेफ गार्ड में। लेकिन अचल संपत्ति की यदि आप बिक्री कर रहे हैं, अचल संपत्ति की आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, मालिकाना को बदल जाता है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, राइट। ऐसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम को छोड़ दूं तो विलेख जमा करने पर जो ये पट्टा की जो अवधि होती है 1 वर्ष से ज़्यादा होता है तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अकॉर्डिंग यदि ये ऑप्शन कौन नंबर है तो हम जरूर बोलेंगे कि अचल संपत्ति की बिक्री यदि करते हैं तो करते हैं। यहाँ पर पट्टा की जो होती है रजिस्ट्रेशन, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कराएं या ना कराएं। इसके लिए
पंजीकरण आवश्यक नहीं है, पंजीकरण करवा लेते हैं, बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं तो स्टाम्प पेपर पे ही सिर्फ उसे टाइप करा करके साइन करवाते हैं और उस पर गवाह को जो ले लेते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 4 में से, यह है क नंबर इज सही है, क नंबर इज करेक्ट। 17 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत जब कोई वसीयत पंजीकृत नहीं होती है तो क्या होगा, यानी जो वसीयतनामा है, विल है, वह जो है ना रजिस्टर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, तो ख नंबर इज जब तक कम से कम 2 गवाह द्वारा प्रमाणित न किया जाए तब तक लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देख के ही बस आप डायरेक्ट उसको ले लीजिए, किसी मामले में अमान्य वाला बात तो नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी ये क्वेश्चन पहले भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि वसीयतनामा जब भी तैयार होगी तो दोनों पार्टी का साइन तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ गवाह कम से कम 2 गवाह की साइन जरूरी है, 2 से ज़्यादा गवाह आप रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर, सेली के मामले का नियम निम्नलिखित पर लागू होता है। अब सेली का मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो है वसीयतनामा। भूमि की बिक्री पर भी नहीं होता है, भूमि के पट्टे पर भी नहीं होता, बंधक विलेख पे भी नहीं होता है, यह वसीयतनामा पर लागू होता है, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन, बंधक के अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बंधक से बोला गया मॉर्गेज से, तो बंधक केवल अचल संपत्ति का ही हो सकता है, चल संपत्ति का बंधक नहीं होगा। ऐसे बहुत आदमी चल संपत्ति को भी रखते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बताया गया बंधक के बाद बंधककर्ता का संपत्ति पर कब्जा बना लेना, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये कथन सत्य नहीं है। कब्जा नहीं करेगा, मालिकाना हक नहीं लगाएगा, जब तक बंधक रहेगा और उसे रिटर्न कर देता है जो वैल्यू पे दिया रहता है, तो वो मालिक वही हमेशा पहले भी रहता है और वो अपना कब्जे में हो जाता है पहले वाले को जो करने वाले हैं। बंधककर्ता ऐसा नहीं संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। बंधककर्ता को संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाता है, जी नहीं, बंधककर्ता कभी भी स्वामित्व को प्राप्त नहीं करेगा, वह तब तक का मालिक है जब तक उसके पास बंधक है। ये बंधक छुड़वा लेता है तो फिर वह उसका अधिकार, उपयोग का अधिकार भी खत्म हो जाती है, इसलिए स्वामित्व की यहाँ बात ही नहीं आएगी, स्वामित्व नहीं होगा, उपयोग का अधिकार है उसका। बंधक केवल अचल संपत्ति का हो सकता है, जी हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर है लेन देन हमेशा मौखिक होता है, तो ओरल वाली बात जो है ये भी सत्य नहीं है। ये 4 ऑप्शन को यदि देखते हैं तो चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, यह बंधक केवल अचल संपत्ति का हो सकता है, राइट। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत सशस्त्र हस्तांतरण पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें लागू होती है। यदि शर्त पूरी नहीं हो तो हस्तांतरण शून्य हो जाता है, जी हाँ, ये आपका बताया जाता है कि यदि जो भी कंडीशन है दोनों पक्षों में कंसेंट होने के बाद यह शर्त लिखी गई है, तो दोनों की कंसेंट जब रहती है और शर्त रहता है उसमें कंडीशन रहता है, तो जब तक कंडीशन पूरा ना हो जाए तो वो ट्रांसफ़र जो है वैलिड नहीं होगा, राइट, वो शून्य कहलाएगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत पट्टा समझौते में पट्टेदार का क्या अधिकार है। जब पट्टा की समझौता करे तो पट्टेदार की क्या अधिकार है, पट्टेदार के अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो उसमें है कि संपत्ति बेचने के अधिकार, जिन्हें ऐसा नहीं है कि संपत्ति को बेच तो नहीं सकता है पट्टेदार, वो ज़्यादा जो है उपयोग करने के लिए लिया जाता है, राइट, तो संपत्ति बेच नहीं सकता है। निर्दिष्ट समय के लिए संपत्ति पर कब्जा, कब्जा यहाँ लिखा हुआ है, कब्जा भी सही है, उपयोग रहता तो भी सही है, यानी निर्दिष्ट समय इसीलिए बताया जाता है कि दोनों पार्टी जितने समय के लिए पट्टे पर वो ज़मीन लेता है और देता है, उतने समय के लिए पट्टेदार जो है वो अधिकार रखता है कि हम उस ज़मीन का उपयोग करने के लिए संपत्ति मुझे मिला है। तो यही निर्दिष्ट समय है, और निर्दिष्ट समय मतलब हो गया कि जितने समय के लिए एग्री हुआ है, सहमति बना है। हस्तांतरण में कर सकता है पट्टेदार, ऐसा नहीं है कि वो अपने पट्टे पर, जैसे राम और श्याम है तो राम ने श्याम को दिया
तो जब ट्रांसफ़र को मिल गया, पट्टेदार बन गया वो, तो वह लीज पर ज़मीन को जब उपयोग कर रहा है एक पार्टी, तो एक पार्टी जब कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो राम श्याम के बाद मोहन को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पट्टा ख़त्म होने के बाद फिर जो है, जो इसका मालिक है, वो मालिक क्या करेगा, फिर किसी थर्ड पर्सन को पट्टा पर दे सकता है। लेकिन पट्टेदार खुद जो है, जो ज़मीन दूसरे से लिया हुआ है पट्टे पर, उस ज़मीन को किसी तीसरे पर्सन को नहीं दे सकता है। राइट। संपत्ति हस्तांतरण का अधिकार भी नहीं है, सम्मति के बिना संपत्ति परिवर्तन करने का भी नहीं है। लेकिन मालिक से जो स्वामित्व है, जो उसका जिसके पास स्वामित्व हक है, उससे सहमति पर बन जाए तो वो निर्दिष्ट समय के बाद ट्रांसफ़र कर सकता है या उससे पहले भी कर सकता है। राइट। तो ये भी आपका जो है सम्मति बिना संपत्ति के परिवर्तन करने का अधिकार, सहमति के बिना है तो ऐसा नहीं होगा, सहमति बनने पर होगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ग नंबर भी इनकरेक्ट है। सो ख इज करेक्ट। इस वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन से हो जाएगा। 22 नंबर पर है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत लीज पेंडिस के सिद्धांत क्या है। लीज पेंडिस आपको बार बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लीज पेंडिस से। लीज पेंडिस का सिद्धांत क्या होता है। लीज पेंडिस तब होता है जब कोई भी चीज़ जो प्रोसीडिंग में रहता है उसको हम रोक लगा देते हैं। तो उसी पर आप समझिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। मुकदमे के दौरान किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति का हस्तांतरण का अनुमति, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुकदमे के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंधित करना, और ये है कि निर्णय बाद कि किसी तीसरे पक्ष संपत्ति का हस्तांतरण का अनुमति देना, तो अनुमति भी ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ख नंबर में प्रतिबंधित, यानी रोक लगा सकता है। लीज पेंडिस का ही मतलब होता है कि जो प्रोसीडिंग में है, तो जब तक फाइनल कुछ नहीं होता है तो आप इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो केवल चल संपत्ति, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कि हस्तांतरण पर रोक लगाना, यानी हस्तांतरण के प्रतिबंधित करना। यहाँ प्रतिबंधित दिया हुआ है, यहाँ पर रोक दिया हुआ है, तो कभी भी उसको पेंडिंग कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसी हम बोलते हैं मुकदमा जब केस चलते रहता है तो ड्यूरिंग द केस पीरियड जो है हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं लीज पेंडिस का सिद्धांत। जीवन संपदा से तात्पर्य क्या है। जीवन संपदा से यह होता है कि जीवन पर्यंत, यानी जब तक लाइफ है तब तक उस संपत्ति का आप मालिक हैं। यानी यह जनरली तब होता है जब उसका मालिकाना हक तो नहीं मिल पाता है रजिस्टर्ड होकर के, और उसे क्या होता है तो लिखित में दिया जाता है कि यह प्रॉपर्टी आपकी तब तक है जब तक आपका जीवन है, यानी पूरी ज़िंदगी भर जब तक आप जीते हैं तब तक इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। और यदि जब आपकी जीवन खत्म हो जाएगी तो वह संपत्ति का मालिक फिर उनका वारिस नहीं होगा, बल्कि उनको ले लिया जाएगा, जो देने वाला है वो ले लेंगे। तो यहाँ आइए 4 ऑप्शन को देखते हैं। धारक के जीवन पर्यंत संपत्ति का स्वामित्व, पहला ही ऑप्शन सही है। धारक यानी जो लेने वाला है, जो इसका उपयोग कर रहा है, वो क्या करता है, जब तक उनका जीवन है तब तक उसका मालिक है, उपयोग करने का मालिक है। राइट। धारक के जीवन पर्यंत संपत्ति का पट्टा, जी नहीं, संपत्ति के हित में जो स्वामी की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है, संपत्ति के हित जो स्वामी की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है, स्वामी पर नहीं बल्कि स्वामित्व मिलना है जीवन पर्यंत तक। राइट। हस्तांतरित को पूर्ण अधिकारों के साथ संपत्ति का हस्तांतरण, ऐसा भी नहीं, संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है, बल्कि वो धारक जो है, जो उसका उपयोग है, जो होल्डर है, जो अपने जिनको मिला है संपत्ति का उपयोग करने के लिए, वह जीवन पर्यंत क्या करेंगे, संपत्ति का उपयोग करेंगे, वह जैसे उपयोग करें। राइट। वो बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं करता है। राइट। चलिए, सो क इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति कानून के संदर्भ में लीज पेंडिस, अभी जस्ट मैंने लीज पेंडिस के बारे में बोला था, यहाँ पे भी देखिए यही होगा कि जब मुकदमेबाजी चलते रहते हैं उस समय में जो है हस्तांतरण पर रोक लगाने वाला सिद्धांत है। लीज पेंडिस आपको याद रहेगा, हमेशा रहना चाहिए कि लीज पेंडिस मीन्स होता है कि जनरली जब कोई केस चल रही है तो उस समय जो प्रॉपर्टी किसी के हक में न दिया जाए, और जनरली सिविल केस में भी आपको सीपीसी में भी मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको लीज पेंडिस से संबंधित। मुकदमेबाजी के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाला सिद्धांत को हम बोलते हैं लीज पेंडिस। 25 नंबर क्वेश्चन,
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत शीर्षक विलेख जमा करके बंधक, ये जो टाइटल है डीड जमा करके बंधक क्या होता है? एक्चुअली विलेख जमा करके बंधक तब होता है जब जो लोन लिया रहता है और जो लोन देता है के पास संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज जमा करता है, उसे हम बोलते हैं शीर्षक विलेख जमा करके बंधक। यानी जब किसी पर्सन को ए को मान लो कि बी से पैसे लेना है, तो ये क्या करते हैं, बी के पास जाता है और अपना मालिकाना हक का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या करता है, बी के पास जमा कर देता है और उसके पास से बी से वो कुछ राशि लेता है। यानी ए को ज़रूरत है 50,000 रुपये का, बी के पास 50,000 रुपये है, तो वो कहता है कि जब तक मुझे कुछ बंधक नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो मालिकाना रजिस्टर्ड जो डीड है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या तो जो केवाला है ज़मीन का, वो लेकर के जब बी के पास जाता है तो उनको दे देता है और बी क्या करता है, उनको 50,000 रुपये देता है। उसी बोलते हैं बंधक के रूप में, जिसमें उधारकर्ता जो है ऋणदाता के पास संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज जमा करता है। राइट, कि ये बताता है कि यह ज़मीन जो है उसका मालिक मैं हूँ और ये कागज़ भी मेरे नाम से है, आप इसे रख लीजिए। राइट, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लिखित विलेख की आवश्यकता के बिना एक ऋण समझौता, लिखित विलेख की आवश्यकता के बिना, जी नहीं, ये नहीं होगा। बंधक का एक रूप जिसमें उधारकर्ता, ये वाला तो ख नंबर सही है। ग है कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बंधक, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा शीर्षक विलेख में। संपत्ति खरीदने के विकल्प के साथ एक पट्टा, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा नहीं कि विकल्प देते हैं कि संपत्ति खरीदेंगे, अभी पट्टे पर रहने दो, बाद में मैं संपत्ति को ले लूँगा। तो करेक्ट आंसर क्या है कि बंधक के रूप में जिसमें उधारकर्ता ऋणदाता के पास से संपत्ति शीर्षक विलेख जमा करता है, उसके बाद वो उनसे उधार पैसे लेता है या कोई भी चीज़ लेता है, उपयोग के लिए लेता है। राइट, 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।